आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन व हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। मैं हूं शमीम उस्मानी। दोस्तों, मिर्जा गालिब ने कहा था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। जी हाँ, ख्वाहिशें इंसान की कभी पूरी नहीं होती। एक ख्वाहिश की तकमील होती है तो दूसरी ख्वाहिश सर उठा लेती है। यानी ख्वाहिशों का एक लामुतनाही सिलसिला है जो चलता रहता है, लेकिन जरूरत इंसान की जरूर पूरी होती है अगर कोशिश की जाए। जरूरत और ख्वाहिश में थोड़ा सा ही फासला है। रोटी या खाना आपकी जरूरत है, लेकिन लैविश खाना आपकी ख्वाहिश है। कि आप बेहतर से बेहतर खाना खाएं, आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन आपको खाना मिले ये आपकी जरूरत है। तो इतना ही फर्क है कि आप कैसे इस ख्वाहिश को दबाते हैं या किस तरह इसकी तकमील करते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि ख्वाहिशें कम रखिए अगर जिंदगी को खुशहाल गुजारना चाहते हैं, जिंदगी खुशी के साथ जीना चाहते हैं तो अपनी ख्वाहिशों पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि कभी भी किसी की भी तमाम ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। यही बात है जिसको मिर्जा गालिब ने कहा था। जाहिर है कि जब एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी खुद ब खुद सामने आ जाती है। एक के बाद एक दीगर ख्वाहिशात जन्म लेती रहती है। बहरहाल, खुश रहिए, खुशी के साथ जिंदगी गुजारिए, ख्वाहिशात पर कंट्रोल रखिए, अपना ख्याल रखिए। आइए फिलहाल तो एक नजर डालते हैं इस वक्त तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर सबिहा फजल के साथ। तमाम सुनने वालों को सबिहा का पुरखुलूस आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। इस्तकबाल आप तमाम का हमारे आज के प्रोग्राम में। हमारे प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है और चलिए इससे पहले कि मजीद बातें हों आप सबसे, नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। लोकसभा ने प्रणब मुखर्जी और दीगर मरहूम लीडरों को खिराज अकीदत पेश किया। पूरा मुल्क फौज के जवानों के पीछे खड़ा है, वजीर आजम। मॉनसून इजलास के नए इंतजाम को लोकसभा की मंजूरी। अमित शाह ने हिंदी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर दिया जोर। तमिलनाडु असेंबली का 3 रोजा इजलास आज सुबह चेन्नई में शुरू। कोविड वबा के असरात की इज्तिमाई तौर पर रोकथाम की गई, डॉक्टर हर्षवर्धन। बिहार असेंबली चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव कमीशन की टीम पटना पहुंची और कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले अफराद की शरह 78% तक पहुंची। तो सामीन, ये थी मुल्क की अहम खबरें, यानी क्या कुछ रहा आज पूरा दिन। और चलिए अब एक और अहम काम की जानिब चलते हैं। सेहत के हवाले से कुछ बातें हो जाएं, डॉक्टर की सलाह देखते हैं। आप सब भी सुने, ध्यान से देखें और न सिर्फ देखें बल्कि जो हिदायत या जो बातें बताई जाती हैं उन पर अमल भी करें। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर एंड एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन। और मेरा आज की टॉक कोरोना वायरस के ऊपर है, जो कि आलमी वबा बन चुकी है। पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्या इसका प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट है और इसका कैसे हम जांच कर सकते हैं। तो कोरोना वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है जिसका, जो कि शुरू में तो ये पहले जानवरों में होती थी बीमारी, लेकिन जब हम इंसानों ने कुछ ऐसे चीजें खाना शुरू की कि जो कि मना भी थी, और लेकिन हमने उसको लिया चाइना में जैसे, उसकी वजह से ये बीमारी जानवरों से इंसानों में आ गई। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर इंसानों से इंसानों में जब बीमारी शुरू हो गई तो उसका रोक पाना मुश्किल हो गया और ये इन्फेक्शियस हो गई और इंसानों से इंसानों में फैलने लगी। इसीलिए इसने एक खतरनाक रूप ले लिया। तो सबसे पहले कि हम इससे कैसे बचें, क्योंकि बचाव ही इसका ट्रीटमेंट है। ये समझ लें आप कि इसका बचाव ही इसका एक ट्रीटमेंट है। तो जो आज एक नया जो एक वर्ड कॉइन हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग, ये आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब कि पहले तो घर से बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर निकले हम, और अगर निकले भी तो हम एक दूसरे से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। कहीं भी जाएं, बैंक में जाएं, मॉल में जाएं, शॉपिंग एरिया में जाएं, वहां कम से कम हम एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। और घर में आने के बाद सबसे पहले अपना हाथ धोएं। हाथ धोने की टेक्निक होती है ताकि
वायरस को मारने के लिए। अल्कोहल भी जरूरी है, अगर अल्कोहल अवेलेबल हो, जैसे 60% अल्कोहल हो, उससे भी हम अपना हाथ धो के वायरस को मार सकते हैं। तो घर में आने के बाद सबसे पहले अपना हाथ धोएं, कपड़े चेंज करें, बच्चों से ना मिलें जब तक आप अपना पूरा गारमेंट चेंज ना कर लें, अपना हाथ ना धो लें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बड़ों को, बुजुर्गों को जो 65 ईयर से ज्यादा की एज है उनको बचा के रखें, और बच्चों को 12 साल या उससे कम की एज के जो बच्चे हैं उनको बचा के रखना है। अब बात आई कि कैसे हमको लगेगा कि ये बीमारी हुई है किसी को, क्योंकि इंडिया में ये पाया जा रहा है कि 80% मरीज जो हैं उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, वो एसिम्प्टोमेटिक है। तो कैसे मालूम चलेगा कि हमें वायरस हो रहा है, ये बीमारी हो रही है? ये बीमारी जो है SARS-CoV-2 से होती है, जो वायरस का नाम है, और इस बीमारी का नाम है कोविड-19 जो बीमारी होती है। तो सबसे पहले हम सब लोगों को पहले भी, इस साल से पहले भी, 2-3 साल पहले भी हम लोग की बीमारी हुई होगी, फ्लू की बीमारी, जिसमें छींके आना, नाक बहना, खांसी आना, हल्का सा बुखार होना, सबको हो चुका होगा। तो इस बीमारी के यही लक्षण है, हल्का बुखार आना, नाक बहना, खांसी आना, सीने में दर्द होना। सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो है फीवर। किसी को फीवर आ रहा है 2-3 दिन से, नाक बह रही है, छींके आ रही है, तो फौरन हम अपने आप को छुपाए ना, फौरन जाके जहां पे टेस्टिंग हो रही है वहां जाके अपना चेक करवाएं। वो कह रहा है अभी लोग इसको छुपा रहे हैं, बीमारी को छुपा रहे हैं, और क्या नाम है, लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं, बीमारी नहीं, कुछ नहीं है। ये गलत बात है। किसी को भी सिम्टम्स है, सबसे पहले जाके अपने सेंटर पे, इसका फ्री जांच हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, इसको जाके अपना टेस्ट करवाएं, और अगर पॉजिटिव आ रहा है और पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है तो हम अपने आप को होम क्वारंटाइन जो होता है, घर में ही अपना एक अलग जगह पे जाके अपने आप को क्वारंटाइन कर लें 14 दिन के लिए। क्वारंटाइन मतलब ये है कि हमें कोई सिम्टम नहीं है लेकिन हमारे जांच में पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके हम अपना किसी अलग कमरे में बच्चों से और बुजुर्गों से दूर, जैसे किसी का डबल स्टोरी मकान है तो ऊपर जाके अपना 14 दिन के लिए अलग कर लें, खाना वाना अपना अलग वहां करें। 14 दिन बाद फिर एक चेक होता है, उसमें अगर नेगेटिव आया, नाउ यू आर सेफ, आप अपना नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर सिम्टोमेटिक है पेशेंट, अगर इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इस बीमारी को, माइल्ड, सीवियर और क्रिटिकल। माइल्ड वो है जिनको कोई सिम्टम नहीं है, हल्का सा बुखार है, खांसी है, वो अपना क्वारंटाइन में जाए। क्रिटिकल वो पेशेंट है जिनको कि एडमिट करना जरूरी होता है, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको फिर एडमिट किया जाता है। और सीवियर वो है, क्रिटिकल वो है जिनको आईसीयू में एडमिट करा जाएगा और जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो ये 3 कैटेगरी है। इसको हम अपना देखें किस कैटेगरी में आते हैं, उसी हिसाब से रिपोर्ट करें हॉस्पिटल में जाके और उसका इलाज कराएं। फिर आता है कि ट्रीटमेंट क्या है इसका। देखिए अभी तक इसका कोई भी ट्रीटमेंट इजाद नहीं हो पाया है, रिसर्च चल रही है और ये उम्मीद है कि 1 साल के अंदर वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है, जब तक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपना बचाव करके रखें। घर से बाहर निकले मास्क पहन लें, घर के अंदर आए हाथ धो लें, अपना अच्छे से साबुन से हाथ धो लें। और कुछ रिसर्चेस हो रही हैं जैसे कि वैक्सीन की, जो कि फ्रांस में चल रही है और भी कुछ मुल्कों में चल रही है, इंडिया में भी शुरू हो गई है। उम्मीद है कि अगले 1 साल में आ जाएगी। लेकिन वैक्सीन का, इस इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन की प्रॉब्लम होती है कि हर साल ये वायरस जो है अपने आप को चेंज कर देता है ना, इसका म्यूटेशन हो जाता है। तो वो वैक्सीन जो पिछले साल काम में आई थी वो मोस्ट प्रोबेबली अगले साल काम नहीं आएगी, तो इसलिए वैक्सीन बनाने में दिक्कत ही आ रही है। तीसरी चीज इसका ये है कि एक चीज होती है हार्ड इम्यूनिटी, जो कि डेवलप करना जरूरी होता है किसी उसको वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तो उसमें अभी जैसे कि बाहर के मुल्कों में एक ही थ्योरी आ रही है कि क्या नाम है, कि जो ओल्ड पेशेंट है, जो 65 ईयर्स से अबव के पेशेंट हैं और जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के मरीज हैं, जिनकी डायलिसिस हो रही है, प्रेगनेंसी के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, या जिनको स्टेरॉइड ले रहे हैं, इनको छोड़ के और बच्चों को छोड़ के धीरे धीरे लॉकडाउन को आप खोला जाए इनको, ताकि जो यंग पॉपुलेशन है उनको वो इन्फेक्शन हो उनको, और उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि वो इन्फेक्शन को आगे फैलने से प्रिवेंट कर सके। तो एक ये कंसेप्ट अभी निकल के आ रहा है। जी डॉक्टर साहब ने बहुत अहम बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है, सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत पर रोशनी डाली है। और एक बात और बता दूं, आपकी मालूमात में इजाफा कर दूं कि हमारे ये डॉक्टर साहब प्रोफेसर मोहम्मद शमीम साहब खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन एहतियात करके, तदाबीर करके और दवाएं खाकर आइसोलेशन में रहकर
खुद ब खुद ठीक हो गए हैं और अब सेहतयाब हैं। बाकी हम इनके साथ साथ आप तमाम सामीन की सेहतयाबी के लिए भी दुआ करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि शायरी जो है जज्बों के इजहार का नाम है। इसमें जबान जानना जरूरी नहीं है, यानी ये जरूरी नहीं कि सिर्फ मैं ही शायरी करूं जो मेरी मादरी जबान उर्दू है। हमारे यहाँ शायरी में तारीख भरी पड़ी है ऐसे शायरों से जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस बज़्म में अपना नाम रोशन किया, यानी कि उन्होंने अपनी मशक़ सुखन जारी रखी और एक दिन यकता हो गए। ऐसा ही एक नाम जनाब जॉनी फॉस्टर का भी है। जॉनी फॉस्टर साहब का ताल्लुक यूं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे मौसीकी से है, लेकिन शायरी से भी आपको खासा शगफ है। आज के प्रोग्राम में कलाम शायर के तहत पेश खिदमत है जनाब जॉनी फॉस्टर से उनका कलाम। दूर अपने वतन से कहाँ जाओगे, दूर अपने वतन से कहाँ जाओगे, हुक जब भी उठेगी खींचे आओगे, दूर अपने वतन से कहाँ जाओगे। ये पनघट वो कोयल रहट की मल्हार, ये फसलें वो गहरा बुजुर्गों का प्यार, वो नानी की परियां वो दादा की डांट, के सोने सी धरती पे टूटी सी खाट। करो याद रागी का शब्द सुनाना, शहर के वो गिरजे का सबको बुलाना, वो मस्जिद से उठती सहर की अजान, वो पंडित के माथे के टीके की शान, वो सुबह बनारस वो लखनऊ की शाम, ये नानक ये चिश्ती ये बदरी का धाम, बदरी का धाम। लाख दुनिया की दौलत लुटा दो मगर, लाख दुनिया की दौलत लुटा दो मगर, सौंधी मिट्टी की खुशबू कहाँ पाओगे, दूर अपने वतन से कहाँ जाओगे। नफरत के जहरीले बादल दूर हटा दे या मौला, नफरत के जहरीले बादल दूर हटा दे या मौला, प्यार मोहब्बत हमदर्दी के फूल खिला दे या मौला। भूल गए हम ऋषियों मुनियों और सूफियों की सब बात, मजहब और धर्म का मतलब फिर समझा दे या मौला। और जुल्म सितम में डूबी सारी सोच समझ ही मिट जाए, सख्त दिलों को मोम बनाकर यूं पिघला दे या मौला। और मंसूबे नापाक इरादे जिसके दिल में उठते हों, नेकी की बूंदें बरसा के सब दफना दे या मौला। तो अमनो अमा की मीठी धुन में झूम उठे सारी दुनिया, अमनो अमा की मीठी धुन में झूम उठे सारी दुनिया। सबको मोहले ऐसा नगमा एक सिखा दे या मौला।
प्यार मोहब्बत हमदर्दी के फूल खिला दे या मौला। वो पाक किताबों में मिलते हैं जिक्र हजारों हैरत के, पाक किताबों में मिलते हैं जिक्र हजारों हैरत के। ऐसा कोई एक मौजज़ा आज दिखा दे या मौला। नफरत के जहरीले बादल दूर हटा दे या मौला। प्यार मोहब्बत हमदर्दी के फूल खिला दे या मौला। सब लोग खुलूस मोहब्बत अमन व अमा के साथ ज़िंदगी बिताएं। ये सबसे बड़ी इंसानियत है। हर मज़हब का सबसे बड़ा पैगाम यही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। उम्मीद है दोस्तों शायरी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। कहते हैं कि शायरी ने हर दौर में इंसान को राह दिखाई है, यानी रहनुमाई की है। जद्दोजहद आज़ादी का जब जब तस्करा आएगा तब तब उर्दू शायरी का तस्करा भी आएगा, और बहुत से ऐसे शोरा होंगे जिनका नाम हमेशा ज़री हुरूफ में लिया जाएगा। उन्हीं में एक नुमाया और बहुत अहम नाम, जी हाँ, मैं नुमाया और बहुत अहम इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने जद्दोजहद आज़ादी में न सिर्फ जिस्मानी तौर पर या फिजिकली अपनी खिदमत अंजाम दी, बल्कि कलम के जरिए भी बहुत अहम गज़लियात और बहुत अहम तहक़ीक़ात पेश की। मेरी मुराद है जनाब हसरत मोहानी से। हमारे पास एक तारीख साज मौजूद है हसरत मोहानी की शख्सियत और फन के हवाले से। आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए वही पेश कर रहे हैं, और ये तारीख साज पेश कर रहे हैं आपके जाने माने यानी उर्दू सर्विस की जानी मानी आवाज इकबाल पारसी साहब की है। रईसुल अहरार हसरत मोहानी हिंदुस्तान की कौमी तारीख के एक मायनाज फर्जंद और उर्दू शायरी के नुमाइंदा गजलगो की हैसियत से गैर मामूली अहमियत के मालिक हैं। हसरत मोहानी उस इब्तदाई दौर में हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी के अलमबरदार रहे जब मुकम्मल आज़ादी का तसव्वुर करना भी मसलहत अंदेशी के खिलाफ तसव्वुर किया जाता था। हसरत मोहानी ने एक अदीब और शायर के तौर पर अपनी मादर दस्तगाह अलीगढ़ कॉलेज का नाम रोशन किया, तो एक सियासतदान की हैसियत से जंग आज़ादी की तारीख में एक नए बाब का इजाफा किया। वो सिर्फ अदीब और सहाफ़ी ही नहीं थे, बल्कि एक दानिश्वर और फ़ाल सियासतकार भी थे। उन्होंने सारी जिंदगी अपनी खिदमत मुल्क और कौम के लिए वक्फ रखी, लेकिन उनकी सियासी सरगर्मियों ने न तो उनकी शायरी पर मनफी असरात डाले और न ही उनकी शायरी और इल्मी सरगर्मी सियासी तगोदौ की राह में हायल हुई। वो सियासत और अदब की अपनी अपनी हदों से बखूबी वाकिफ थे और उन्होंने दोनों की हदबंदियों को कभी गडमड न होने दिया। हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन था। वो सन 1878 में अवध के एक मशहूर कस्बे मोहान में पैदा हुए। उनके वालिद बुजुर्गवार का नाम सैयद अजहर हसन था। उनके अजदाद निशापुर से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे और मोहान में सुकूनत इख्तियार कर ली थी। हसरत मोहानी ने इब्तिदाई तालीम मोहान और फतेहपुर में हासिल की। क्योंकि तालिब इल्म बहुत अच्छे थे, इसलिए बेशतर वजीफे के मुस्तहिक करार दिए जाते थे। हसरत सन 1899 में हाई स्कूल पास करके अलीगढ़ कॉलेज आए और इस कॉलेज में आकर सही मानों में उनकी उस्ताद तबा के मुताबिक उन्हें एक ऐसा माहौल मिल गया जिससे तादम हयात किसी न किसी तरह जरूर वाबस्ता रहे। अलीगढ़ में हसरत मोहानी को प्रोफेसर चक्रवर्ती, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और साहबजादा आफ्ताब अहमद खान जैसे बाकमाल असातिज़ा से शरफ तलम्मुज़ हासिल हुआ और इन्हीं असातिज़ा की तरबियत से उनके ज़ौक़ में निखार पैदा हुआ। हसरत के मासीन में सैयद सज्जाद हैदर यलदरम और शौकत अली मुमताज हैसियत के तालिब इल्म तसव्वुर किए जाते थे। इन अहबाब की सोबतों में शेर व अदब कदर मुश्तरक की हैसियत रखते थे। हसरत मोहानी ने यूं तो सन 1903 में अलीगढ़ कॉलेज से BA पास कर लिया था, लेकिन इस असना में हुर्रियत पसंदी और सियासी सरगर्मियों के बायस उन्हें कई बार कॉलेज में मातूब भी होना पड़ा। हसरत मोहानी ने एक अरसे तक उर्दू मौला नाम का एक अदबी जरीदा निकाला और इस जरीदे के जरिए शेरी और फनी नुकात पर मजमून निगारी का सिलसिला जारी रखा। उर्दू मौला को उर्दू रसाइल की तारीख में आज भी ये इम्तियाज हासिल है कि इसके शुमारों में पुराने शोरा के कलाम का उम्दा इंतखाब,
निस्बतन गैर मारूफ शोरा का तारुफ और शायरी के हुस्न पर गरा कदर मज़ामीन हमेशा शामिल रहे। 1904 में हजरत मोहानी ने बम्बई इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहैसियत डेलीगेट शिरकत की। 1905 में वो स्वदेशी तहरीक के सरगर्म और पुरजोश मुबल्लिग बन गए। उस जमाने में हजरत मोहानी ने स्वदेशी तहरीक और विदेशी माल के बाइकाट के मसले पर मज़ामीन भी लिखे। हजरत मोहानी मुल्क की खुदमुख्तारी के लिए जद्दोजहद करने वाले कौम परस्तों के उस गिरोह में शामिल रहे जिनकी क़यादत बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। यही सबब था कि वो बसा औकात मोतीलाल नेहरू, गोखले और दूसरे म्यानारो कायदों पर नुक्ताचीनी भी किया करते थे। 1908 में हजरत ने अपने रिसाले में शाया होने वाले एक मजमून की पादाश में 2 साल की कैद बामशक्कत की सजा पाई। 1921 में जब अहमदाबाद में कांग्रेस का सालाना इजलास हुआ तो सबसे पहले हजरत मोहानी ने इस बात पर जोर दिया कि हमें अभी से मुल्क की मुकम्मल आज़ादी की जद्दोजहद शुरू कर देनी चाहिए। हजरत मोहानी ने सन 1938 में हिंदुस्तानी मुसलमानों के एक रुकन की हैसियत से काहिरा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। हुसूल आज़ादी के वक्त हजरत मोहानी की हैसियत एक ऐसे कायद की हो चुकी थी जिसने तहरीक आज़ादी के काफिले को आगे बढ़ाने में मुस्बत और मौसर किरदार अदा किया। 13 मई 1953 को रईसुल अहरार मौलाना हजरत मोहानी इस दारिफानी से रुखसत हुए और इस तरह उर्दू गजल और हिंदुस्तान की कौमी सियासत अपने मायना शायर और सियासी मुदब्बिर से महरूम हो गई। हजरत उन लोगों में से थे जो तारीख के धारों पर नहीं चलते बल्कि तारीख का रुख मोड़कर ना मसाइल सूरत हाल को अपने ताबे करके दम लेते हैं। है मशक़े सुखन जारी, चक्की की मुशक्क़त भी एक तरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। जी हाँ, हजरत मोहानी ऐसे ही शायर थे जिन्होंने कैदोबंद की जिंदगी भी गुजारी और मशक़े सुखन भी जारी रखी। बहरहाल जब जिक्र हसरत का हो रहा है तो क्यों ना हसरत की गजल से महजूज हुआ जाए और सुनी जाए राजेंद्र कुमार काचरू से हसरत मोहानी की ये गजल। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। भुलाता लाख हूँ लेकिन भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। इलाही तरके उल्फत पर, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। भुलाता लाख हूँ लेकिन। न छेड़े हम नशी कैफियत सहबा के अफसाने। न छेड़े हम नशी कैफियत सहबा के अफसाने।
छेड़े हम नशी कैफियते सहबा के अफसाने शराबे बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। शराबे बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। इलाही करके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। भुलाता लाख हूँ लेकिन रहा करते कैदे होश में नाकामी रहा करते हैं कैदे होश में वो दशते खुद फरामोशी के चक्कर याद आते हैं। वो दशते खुद फरामोशी के चक्कर याद आते हैं। इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। भुलाता लाख भूले बराबर याद आते हैं। भुलाता लाख भूले नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती। मगर जब याद आते हैं। मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। भुलाता लाख भूले बराबर याद आते हैं। भुलाता लाख भूले। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशरियात सोशल मीडिया लाइव के जरिए आप तक पहुंच रही हैं। इस्तकबाल है आप सभी लोगों का। सामीन, आज पूरा हिंदुस्तान हिंदी दिवस मना रहा है। फख्र करने की बात है कि हम हिंदुस्तान के शहरी हैं। फख्र करने की बात है कि कसरत में वहदत का जो हसीन इम्तिजाज हमारी पहचान है वो कहीं और नजर नहीं आता है। फख्र करने की बात है कि यहाँ पर ज़बानों की तरवीज और तरक्की का सिलसिला हमेशा से जारी रहा है। अलग अलग ज़बानें हैं, अलग अलग सकाफ़त है, अलग अलग कौमें हैं, अलग अलग मज़ाहिब हैं, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम की तमाम चीज़ें एक वहदत का मंजर भी पेश करती हैं।
जो हमारे लिए वाकई ना सिर्फ फख्र की बात है, इत्मीनान की बात है। आज ही के दिन 14 सितंबर को सन 1949 में हिंदी को सरकारी जबान का दर्जा हासिल हो गया था और तब से इसकी तरवीज और तरक्की का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हिंदी जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबानों में से एक है और न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में ये जबान बोली जाती है। साल 1953 से ही 14 सितंबर का दिन हिंदी को समर्पित गोया कर दिया गया था और इसका मकसद जो है वो यही है कि लोगों को समझाना कि बिना हिंदी का इस्तेमाल किए हिंदी जबान की तरक्की मुमकिन नहीं हो पाएगी। और जैसे कि आपने सुना भी कि आज अमित शाह जी ने भी कहा कि हिंदी हमारी ताकत है, इसका इस्तेमाल हमें बराबर करते रहना चाहिए। वैसे अगर तारीख पर नजर डाली जाए तो सन 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी को सरकारी जबान बनाने की वकालत की थी। जब हिंदुस्तान को आजादी मिली तो 14 सितंबर सन 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जरिए हिंदी को सरकारी जबान चुन लिया गया था और इस दिन राजभाषा जो विभाग है हुकूमत हिंद का, वहाँ के तमाम जो ऑफिसेज हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, बैंक्स हैं, यानी जो भी सरकारी इदारे हैं उनमें जो काम करने का जो तरीका होता है वो हिंदी होता है। यानी आज के दिन हिंदी जबान में ही कामकाज किया जाता है। इस जबान की तरवीज और तरक्की के लिए जिन लोगों ने लगातार काम किया है उन्हें इनाम इकरामात से नवाजा जाता है। आज की अगर बात करें तो चूंकि कोविड-19 से इस वक्त पूरी दुनिया दो चार है, तो जो भी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं वो ऑनलाइन प्रोग्राम मुनक्किद किए गए आज भी बहुत सारे। वैसे हिंदी वाकई में बड़ी दिलचस्प जबान है, जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई लफ्ज जो है वो साइलेंट नहीं है और हिंदी में हर संज्ञा का अपना लिंग होता है, उसी के हिसाब से उसका विशेषण या उसकी क्रिया के भी अंदाज जो है, रूप जो है वो बदल जाते हैं। यानी इस्म, सिफत वगैरह जो है इसमें बिल्कुल अलग तरह से इस्तेमाल होते हैं। और भारत में सबसे पहले बिहार हिंदी को कहना चाहिए राज भाषा के तौर पर बिहार रियासत ने अपनाया था। पूरा कामकाज जो होता है, सरकारी कामकाज, वो हिंदी जबान में होता है। हिंदुस्तान के अलावा जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इसके अलावा बरतानिया, अमेरिका, यूएई, मॉरिशस है, युगांडा है। ये बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पर हिंदी बोलने वाले लोग आपको कसरत से मिलते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जहां जहां हिंद नजाद लोग बसते हैं वहां वहां हिंदी बोली और समझी जाती है। और दुनिया के तकरीबन 176 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जाती है और पूरी दुनिया में इसकी मकबूलियत को देखते हुए ही 10 जनवरी का जो दिन है वो आलमी पैमाने पर हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये तो आज हम हिंदुस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में 14 सितंबर का दिन मनाया जाता है, लेकिन 10 जनवरी वो पूरी दुनिया में मनाया जाता है हिंदी दिवस के तौर पर। और ये भी बताऊं आपको कि हिंदुस्तान की जो पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, वो हिंदी जबान की थी, हिंदी में बनाई गई थी। अब देखिए, दिन तो मनाए जाते हैं लेकिन जिम्मेदारी यहाँ पर हमारी और आपकी होती है कि जिस जबान को भी हम फरोग देना चाहते हैं, जिसकी भी तरवीज और तरक्की हम चाहते हैं, उस जबान का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल आम बोलचाल में किया जाए, जिससे वो जबान ना सिर्फ फलती फूलती है, फरोग पाती है, उसको वुसअत मिलती है, उसकी वोकैबुलरी में इजाफा होता चला जाता है। तो आप सबको आज का दिन ये मुबारक हो, हिंदी दिवस। और ये था हमारा आज का प्रोग्राम। तो अब हम आज्ञा ले लें आपसे, यानी इजाजत है अब प्रोग्राम खत्म करने की। तो कुछ और बातें, कुछ और मालूमात के साथ हम एक बार फिर आएंगे आपकी खिदमत में। पूरी टीम को दीजिए आज का प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत। खुदा हाफिज।